अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है डिफाइन मोल। मोल किस चीज़ को कहते हैं? तो मोल किस चीज़ को कहते हैं, वहाँ जाने से पहले थोड़ा यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। जैसे मोल जो है, अभी तक जो आप जानते होंगे वो यह है कि फिज़िक्स में आप पढ़ते हो कि मोल जो है एक यूनिट है। एक यूनिट है, किस चीज़ का यूनिट है? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का। सबस्टेंस का कितना अमाउंट है ये हम मेजर करते हैं किसे? मोल से। ये फिज़िक्स में आप पढ़ते हो। जैसे हम लेंथ जो है, लेंथ का यूनिट जैसे हम लेते हैं मीटर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लेंथ जब हमें मेजर करनी हो तो हम कैसे करते हैं मेजर? मीटर से, ऐसा यूनिट। और भी हमारे पास जो है यूनिट्स होते हैं लेंथ मेजरमेंट के लिए, जैसे सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है, ठीक। यहाँ जिस तरीके से हम वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम जब हम मेजर करते हैं, जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम का यूनिट जो होता है वो क्या है? मीटर क्यूब होता है, या लीटर्स में भी हम मेजर करते हैं। तो इसी तरीके से मोल जो है फिज़िक्स में आप पढ़ते हो, किसी चीज़ का जब हमें देखना है कि उसका कितना है अमाउंट किसी सबस्टेंस का, तो हम मोल यूज़ करते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में जो ये मोल है, ये एक यूनिट, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। जैसे जनरली हम क्या करते हैं जब हम किसी चीज़ का, शाबाश, मेजरमेंट करते हैं, वेट करते हैं, तो कैसे निकालते हैं? केजीज में, है कि नहीं? अब देखिए, मैं अगर आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दूँ कि मेरे पास एक एटम है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक एटम, शाबाश, हाइड्रोजन का एक एटम है मेरे पास। तो मैं आपको बोलूँ कि आप बताएं इसका वेट कितना है? क्या आप इस हाइड्रोजन के एक एटम को केजी के हिसाब से वेट निकाल सकते हो? क्या आप इसको केजी स्केल पे, या जो हम यूज़ करते हैं स्केल वेट निकालने के लिए, क्या वो यूज़ कर सकते हैं? नहीं। क्यों यूज़ नहीं कर सकते? क्योंकि हाइड्रोजन का एक एटम जो है ये बहुत छोटा है, ये हमें दिखता नहीं आँखों से, इतना छोटा है। तो इसको अगर आप वेइंग स्केल पे आप इस पे रखोगे तो वो दिखाएगा क्या? इससे ज़्यादा तो उसका एरर होता है मशीन का, जो वेट निकालती है, ठीक। तो ये पॉसिबल नहीं होगा प्रैक्टिकली, हम एक एटम का वेट जो है केजी के हिसाब से नहीं ले सकते, ठीक। एक और क्वेश्चन अब यहाँ पर लिखिए कि मेरे पास एक गिलास है वाटर का एक गिलास है मेरे पास। अगर मैं आपको बोलूँ इस गिलास में क्या है, वो आप बोलोगे वाटर है। वाटर का जो एक मॉलिक्यूल होता है उसकी फॉर्मूला क्या होती है? H2O, ठीक। तो मैं अगर आपको बताऊं कि आप बताओ इस गिलास ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, क्या आप मुझे काउंट कर के दे सकते हो? तो आप तो कहेंगे ये तो इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हमें दिखता नहीं मॉलिक्यूल, जब मॉलिक्यूल ही नहीं दिखता तो इस गिलास में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे दिखेगा? उसको फिर गिनेंगे कैसे? तो ये चीज़ें जो हैं, ये जो यहाँ पर आपको मैंने क्वेश्चन दिए, इनका आंसर जो है हमें मोल देता है। हम बिना वेट की मशीन का यूज़ करके हाइड्रोजन, एक एटम हाइड्रोजन का वेट बता सकते हैं। हम बिना कैलकुलेट किए एक गिलास वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, वो बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोल। अब देखिए ये मोल है क्या और कैसे ये चीज़ें हम इसकी मदद से निकालते हैं, ठीक। अब मोल जो है ऐसे समझिए, मैं अगर आपको बोलूँ मेरे पास जो है 12 बनानाज है, देखिए, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरे पास 1 डज़न बनानाज है कि नहीं? क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 12 जो होते हैं, 12 चीज़ें जो होती हैं उसको 1 डज़न कहा जाता है। 1 डज़न, 1 डज़न मीन्स 12 यूनिट्स। तो 12 बनानाज मीन्स 1 डज़न बनानाज। अगर मैं आपको बोलूँ मेरे पास, शाबाश, 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो कोई ये बता सकता है मेरे पास 1 डज़न हाइड्रोजन एटम्स हैं? या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि कोई बोलेगा मेरे पास 1 डज़न रुपीज़ है, तो मेरे पास कितने रुपीज़ है? 12 रुपीज़। तो ये मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, जैसे एक डज़न जो होता है, जैसे एक डज़न जो होता है किसके बराबर होता है? 12 यूनिट्स के बराबर, 12 चीज़ों के बराबर।
वो चीज़ कोई भी हो सकता है, बनाना हो सकता है, एटम हो सकता है, रुपीज़ हो सकता है, एग्स हो सकते हैं, ऑरेंजेस हो सकते हैं। तो इसी तरीके से समझिए एक चीज़, वो क्या है, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रोज नंबर ये एक ऐसा नंबर है शाबाश जो डिनोट करता है 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स या पार्टिकल्स। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा एक डज़न है मेरे पास बनाना, एक डज़न बनानाज का मतलब है 12 बनानाज। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ मेरे पास 1 एवोगैड्रो नंबर बनाना का है, बनाना का, उसका मतलब है मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 बनानाज है। समझ आ गया? तो एवोगैड्रो नंबर एक नंबर है जिसका शाबाश वैल्यू मैग्नीट्यूड होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब वो चीज़ें जो आप गिन रहे हो या वो चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो। जैसे एक एवोगैड्रो बनाना मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 बनाना। एक एवोगैड्रो अगर मैं बोलूँ एटम्स का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक, 1 एवोगैड्रो रुपीज़ मीन्स 6.022 इन 10⁻23 रुपीज़। तो मैं सिंपली कह सकता हूँ जैसे एक डज़न का मतलब 12 यूनिट्स होता है, उसी तरीके से एवोगैड्रो नंबर जो है उसका मतलब 6.022 इन 10⁻23 चीज़ें होती हैं। ये एवोगैड्रो नंबर जो है ना, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे नंबर एवोगैड्रो एन ए से डिनोट किया जाता है। अब ये कहाँ से मैंने लाया और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका कनेक्शन है मोल के साथ बहुत गहरा। वो क्या है देखिए, अब इन चीज़ों को आप जहन में रखिए। अब यहाँ से मैं एक चीज़ निकालूंगा, वो क्या है, एक मोल जो होता है ना, 1 मोल किसी भी सबस्टेंस का 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस किसी भी चीज़ का एक मोल जो होता है ना, उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मतलब 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ दैट सबस्टेंस। किसी भी चीज़ का एक मोल जो होता है ना, उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ चीज़ें होते हैं उसी चीज़ की। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। मैं अगर बोलूँ मेरे पास 1 मोल ऑरेंजेस है, तो इसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि मेरे पास जो ऑरेंजेस है उसका उनका काउंट जो है वो है 6.022 इंटू 10⁻23 ऑरेंजेस। समझिए, जैसे 1 डज़न होते हैं 12 चीज़ें, उसी तरीके से शाबाश वो एवोगैड्रो नंबर होता है इस चीज़ के बराबर। और एक मोल जो होता है, किसी भी चीज़ का एक मोल जो होता है, उसमें जब आप गिनोगे वो जिन चीज़ों का बना है, तो आपको मिलेगा कि वो चीज़ें जो होगी वो कितनी होगी, एवोगैड्रोज नंबर के बराबर। मैं समझाऊंगा आपको। मेरे पास एक मोल है वाटर का एक कंटेनर है, ये एक मोल है वाटर का। इसका मतलब जो है ना, वाटर का एक मोल का मतलब ये है कि इस कंटेनर में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स का बना है। समझ आ गया? 1 मोल का मतलब ये होता है कि 1 मोल रुपीज़ अगर मैं बोलूँ आपको, तो मेरे पास कितने रुपीज़ है, 6.022 इंटू 10⁻23 रुपीज़। अगर मैं आपको बोलूँगा मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स है, तो कितने एटम्स हैं मेरे पास, 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। समझ आ गया? तो जैसे 1 डज़न होते हैं 12 चीज़ें, उसी तरीके से 1 मोल जो होता है किसी भी सबस्टेंस का, कोई भी चीज़ अगर आपके पास है और उसका आपके पास 1 मोल है, इसका मतलब है कि आपके पास 6.022 इन 10⁻23 चीज़ें हैं उसी सबस्टेंस की। समझ आ गया आपको? मतलब अगर आपके पास 1 मोल ब्रिक्स है तो आपके पास 6.022 इन 10⁻23 ब्रिक्स है। तो किसी भी चीज़ का जब आप 1 मोल लोगे तो उसमें होती हैं 6.022 इन 10⁻23 पार्टिकल्स उसी चीज़ की। समझ आ गया इतना? तो मैं कह सकता हूँ 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स।
इसलिए मैंने बोला था कि ये नंबर जो है ना इम्पोर्टेंट है। इसको हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर। ठीक, तो यहाँ पर मैं इसको इरेज करता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ 1 मोल जो होता है ना, 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस, यानी सबस्टेंस कंटेन्स, किसी एक मोल किसी भी सबस्टेंस का अगर हो, उसमें होते हैं 6.022 इन 10 पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ दैट सबस्टेंस। और इस नंबर को हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर। तो मैं सिंपली कह सकता हूँ 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ दैट सबस्टेंस। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लूँगा यहाँ पर। मैं अगर बोलूँ मेरे पास 2 मोल्स है वाटर के, क्योंकि मुझे पता है वाटर मॉलिक्यूल्स का बना होता है H2 का। ठीक, तो अगर आपको कोई बोलेगा कि अगर आपके पास 2 मोल्स है वाटर के, तो मुझे बताओ इस 2 मोल्स में, इन 2 मोल्स वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के। तो आप क्या बताओगे? आपको पता है 1 मोल अगर होगा किसी भी चीज़ का, वो चीज़ क्या है इस वक्त, वाटर। 1 मोल ऑफ वाटर जो होगा, क्योंकि किसी चीज़ का 1 मोल जो होता है उसमें होते हैं 6.022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स, मतलब वो चीज़ें जिनसे वो बनाया है। तो 1 मोल वाटर जो है उसमें होंगे 6.022 इन 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर जो है मॉलिक्यूल्स का बना है कि नहीं? वाटर मॉलिक्यूल्स का बना है, तो 1 मोल जो वाटर का होगा उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। अब क्योंकि इसने 2 दिए हैं तो मैं निकाल सकता हूँ, अगर एक में इतने होते हैं तो 2 मोल वाटर में कितने होंगे, 2 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। समझ आ गया? तो अभी तक इसको मैं शाबाश जल्दी से बताता हूँ। 1 मोल जो होता है, 1 मोल कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक चीज़ इतना याद रखा आपने। अब यहाँ पर देखिए, अब हम एक मोल जो है ना यहाँ पर देखिए, या मैं कह सकता हूँ ये नंबर कहाँ से आया और मोल की अब डेफिनेशन हम निकालते हैं। अब देखिए, और एक एग्जांपल से पहले इसको समझते हैं, फिर मैं डिफाइन करता हूँ। अगर आपके पास है कार्बन को आपको पता है कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है, तो कार्बन का अगर आप एक एटम लोगे, क्या लोगे, एक एटम कार्बन का जिसका एटॉमिक मास 12U होता है। समझिए, कार्बन का मैंने लिया एक एटम कार्बन का जिसका मास कितना है, एटॉमिक मास मीन्स एटम का जो मास होता है, एटॉमिक मास 12U। U होता है यूनिफाइड मास, क्योंकि एटम का जो मास हम लेते हैं, मेजर करते हैं, वो यूनिफाइड मास जो है यूनिट होता है एटॉमिक मास। जैसे 12 kg, उसी तरह 12U जैसे kg यूनिट है, U भी यूनिफाइड मास एक यूनिट है, यूनिफाइड मास। इसको हम कहते थे एटॉमिक मास यूनिट, और उसी एटॉमिक मास यूनिट को अब हम बोलते हैं यूनिफाइड मास। ठीक, मैं फिर से यहाँ आ जाता हूँ। कार्बन का एक एटम है मेरे पास, और उस एटम का मास कितना है, 12U। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कार्बन 12। क्या कहते हैं, कार्बन 12 का मतलब क्या है, कार्बन का वो एटम जिसका मास होता है 12U। अब समझिए, 12 जो है ना, इसके अगर मैं लूँगा 12 ग्राम्स, कितने में लूँगा, 12 ग्राम्स। कार्बन के मैंने कितने लिए, कार्बन 12 के 12 ग्राम्स। फिर से इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मैंने क्या लिया, कार्बन का एक एटम जिसका एटॉमिक मास 12 है, उसको हम कार्बन 12 भी कहते हैं। इस कार्बन 12 के हम कितने ग्राम्स लेंगे, 12 ग्राम्स, और इन 12 ग्राम्स में हम काउंट करेंगे कि इन 12 ग्राम्स में कितने कार्बन 12 के एटम्स हैं। तो वो जब हम गिनते हैं तो वो होते हैं 6.022 इंटू 10 पावर 23 कार्बन 12 एटम्स। तो मतलब कार्बन के 12 ग्राम्स में हमें मिलते हैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम्स। तो इसी से हम मोल भी हम डिफाइन करते हैं। तो ये मैंने एक्चुअली कंप्लीट किया था इससे पहले, अब यहाँ पर मैंने ये थोड़ा समझाया। 1 मोल जो होता है ना, 1 मोल हम कहते हैं किसी भी सबस्टेंस का उतना अमाउंट,
1 मोल हम कहते हैं कोई सबस्टेंस है आपके पास, वाटर है, हाइड्रोजन है, कोई भी चीज़, उस चीज़ का उतना अमाउंट जिसमें होते हैं, जिसमें प्रेजेंट होते हैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या मैं ऐसे कह सकता हूँ किसी भी सबस्टेंस का उतना अमाउंट जिसमें प्रेजेंट हो उतने एटम्स या पार्टिकल्स जितने किस में होते हैं कार्बन 12 के 12 ग्राम्स में, उसे भी हम कहते हैं 1 मोल, या उसमें भी हम कहते हैं मोल। तो मोल हम ऐसे ही रिफर करते हैं, मोल जो है किसी भी सबस्टेंस का उतना अमाउंट जिसमें उतने पार्टिकल्स हों जितने कि कार्बन 12 के 12 ग्राम्स में, या किसी भी सबस्टेंस का उतना अमाउंट जिसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम कहते हैं 1 मोल, या उसे हम मोल कहते हैं। समझ आ गया? जैसे इसकी हम थोड़ी सी डिफिनीशन यहाँ पर लेते हैं। A mole is the amount of substance that contains as many entities, entities मतलब चीज़ें, अगर वो एटम्स का बना है तो एटम्स, मॉलिक्यूल का बना है मॉलिक्यूल, आयन्स का बना है आयन, या किसी भी पार्टिकल, एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। समझ आ गया? तो किसी भी सबस्टेंस का उतना अमाउंट जिसमें उतने चीज़ें हो जितने कि कार्बन 12 एटम के आइसोटोप के 12 ग्राम्स में होते हैं। और वो कितने होते हैं मैंने पहले ही कहा, कार्बन 12 के 12 ग्राम्स में 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, ए मोल ऑफ सबस्टेंस कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये भी मैंने कहा। एक मोल किसी भी सबस्टेंस का जो होता है उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो ये टर्म भी इसी तरीके से मैंने आपको समझाया। द टर्म मोल लाइक ए डजन thus refers to a particle number of things. A dozen equals 12 eggs. A mole of water equals 6.22 × 10⁻23 water molecules. समझ आ गया? अब यहाँ से समझिए और 2 टर्म्स हैं मेरे पास, मोलर मास और मोलर वॉल्यूम। किस चीज़ को कहते हैं समझिए। मेरे पास जो है एक गिलास है वाटर का, एक गिलास है किसका? वाटर का। वाटर का एक गिलास है मेरे पास। इस वाटर का एक गिलास जो है, ये इन टर्म्स ऑफ मोल में बताऊँ तो मैं बताऊँगा मेरे पास इस वाटर की गिलास में जितना वाटर है वो 1 मोल के बराबर है। या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मेरे पास 1 मोल वाटर है एक गिलास में, मैंने लिया है वो एक गिलास में मैंने कितना लिया है? 1 मोल वाटर। अब देखिए इस 1 मोल वाटर का जब मैं क्या करूँ, इस 1 मोल वाटर का जब मैं मास लूँ, क्या लूँ? मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स के हिसाब से जब मैं इसको शाबाश लूँ तो वहाँ से जो चीज़ निकलेगी उसी को हम कहते हैं मोलर मास। क्या कहते हैं? मोलर मास। समझिए, 1 मोल जो है किसी भी सबस्टेंस का, हमने अभी देखा किसी भी सबस्टेंस का 1 मोल जो है उसमें होते हैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब 1 मोल जो है ना किसी भी सबस्टेंस का अगर आपके पास है और आप उसको क्या करोगे, आप उसको मशीन पे रखोगे, वे मशीन पे, तो आप देखोगे उसका मास जो है कितना है ग्राम्स के हिसाब से, मास कितना निकलेगा ग्राम्स में, उसी को कहते हैं मोलर मास। क्या कहते हैं? मोलर मास। तो सिंपली कह सकते हैं 1 मोल किसी भी सबस्टेंस का जो मास होता है ग्राम्स के हिसाब से उसे कहते हैं मोलर मास। ठीक, समझ आ गया? चलिए इतना अभी काफ़ी है, मैं इसमें थोड़ा ऐड करूँगा इसके बाद। मोलर वॉल्यूम किसे कहते हैं? इसी तरीके से मैं फिर से समझ, आपके पास ये वाटर है, 1 मोल वाटर है गिलास में। अब इस 1 मोल वाटर जो है ना क्या का वॉल्यूम जो होगा, अब देखिए आपके पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर है आपके पास, इसमें मान लो मेरे पास है ऑक्सीजन का गैस, ऑक्सीजन गैस। ठीक, ऑक्सीजन गैस है मेरे पास इस कंटेनर में और वो कितना है? 1 मोल। 1 मोल जो है O2 गैस है इस कंटेनर में। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं देखूंगा कि ये जो 1 मोल 1 मोल ऑक्सीजन गैस मेरे पास है, इस 1 मोल ऑक्सीजन गैस का कितना वॉल्यूम है, इसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, या इसका वॉल्यूम कितना है। तो जब वो मैं देखता हूँ तो वो वहाँ से मुझे मिलता है मोलर वॉल्यूम। तो 1 मोल जो है ना किसी भी सबस्टेंस का, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उसे कहते हैं मोलर वॉल्यूम।
समझ आ गया। तो एक मोल किसी भी सब्सटेंस का जो है उसका कितना मास होता है ग्राम्स के हिसाब से उसे मोलर मास कहते हैं, और वॉल्यूम के हिसाब से, लीटर्स के हिसाब से, क्यूबिक मीटर्स के हिसाब से जब हम देखते हैं कि एक मोल जो है कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, उसे कहते हैं मोलर वॉल्यूम। और इनमें आप अभी समझिए, किसी भी सब गैस का, किसी भी गैस का, चाहे वो ऑक्सीजन गैस हो, चाहे वो हाइड्रोजन गैस हो, चाहे वो नाइट्रोजन गैस हो, अगर आपके पास किसी भी गैस का क्या है, 1 मोल है ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का, किसी भी गैस का अगर आपके पास 1 मोल है, और आप उसको क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो उसका वॉल्यूम, कि उसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, और वो मेजरमेंट जो आप कर रहे हो उस वक्त जो टेम्परेचर है, उस वक्त जो क्या है टेम्परेचर, वो 0 डिग्री सेल्सियस है, और उस वक्त जो प्रेशर है, उस वक्त जो प्रेशर है जब आप ये मेजर करते हो वो 1 एटमॉस्फेयर है, 1 एटमॉस्फेयर। मैं फिर से बता रहा हूँ, 1 मोल है आपका किसी भी गैस का, 1 मोल है, और आप क्या सोच रहे हो कि हम इसको मेजर करेंगे कि इसका वॉल्यूम कितना है, और जब आप मेजर कर रहे हो उस वक्त टेम्परेचर और प्रेशर ये है, वो जब वो मेजर करोगे तो आपको पता है वो कितना निकलेगा, आपको वो निकलता है 22.4 लीटर्स। ये समझना। तो किसी भी गैस का 1 मोल जो होता है वो 22.4 लीटर्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, उसका वॉल्यूम इतना होता है। किसी भी गैस का 1 मोल जो है ना उसका इतना वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर्स। कब, जब वो उसने गैस का टेम्परेचर या उस वक्त की जब कंडीशंस होते हैं टेम्परेचर की, वो होनी चाहिए 0 डिग्री और प्रेशर होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर। समझ आ गया एक चीज़। दूसरा, मैं मोलर मास के बारे में आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, वो क्या है, क्योंकि हम सबको पता है एटम्स को हम ग्राम्स में मेजर नहीं करते, उनका मास वो यूनिफाइड मास में होता है। इसलिए मैं यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड करूँगा मोलर मास में। वो क्या है, मान लो मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटम है ऑक्सीजन। अब हम सबको पता है ऑक्सीजन जो है ना इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 16U। क्या होता है, 16U। फिर समझिए, मेरे पास एक ऑक्सीजन है और उस ऑक्सीजन का हमें पता है कि उसका एटॉमिक मास जो है वो 16U है। ठीक। अब देखिए यहाँ से, अगर मैं इस 16U को 16G लिखूँगा, समझिए, तो इसमें तो बहुत फ़र्क आ जाएगा। क्या मतलब, 16U मतलब क्या था, 16 यूनिफाइड मास, 16 एटॉमिक मास यूनिट, AMU। अब ये 16G ग्राम बन गया है कि नहीं। अब इसको यहाँ पर देखिए, जब हम एटॉमिक मास को समझिए, जब हम एटॉमिक मास को U के बजाय G में लिखते हैं, यूनिफाइड मास के बजाय किस में लिखते हैं, ग्राम्स में, तो वो ग्राम्स जो वहाँ से मिलते हैं ना आपको, वो बराबर होते हैं उसके 1 मोल के, 1 मोल के। फिर से मैं समझाता हूँ, चलो मैं इस वक्त जो है उल्टे प्रोसेस से आपको समझाऊंगा। मान लो मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन है। क्या आपके पास 1 मोल ऑक्सीजन, इस 1 मोल ऑक्सीजन का अगर मैं मास लूँ इन ग्राम्स, तो वो क्या कहलाएगा, मोलर मास। तो 1 मोल ऑक्सीजन अगर आप लोगे, उसका वेट निकालोगे, वज़न करोगे ग्राम के हिसाब से, वो निकलेगा 16 ग्राम। अब ये 16 जो है ना, इसका ये एक लिंक है, ये 16 कहाँ से आया, यही मैं समझा रहा था आपको। एक्चुअली ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16U, 16U। तो ऑक्सीजन के 1 मोल का वेट कितना होगा, 16G। तो जब हम एटॉमिक मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स लिखते हैं तो वहाँ से मिलता है हमें मोलर मास। समझ आ गया। तो एटॉमिक मास को जब हम किस में लिखते हैं, शाबाश, इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, इफ़ यू राइट एटॉमिक मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, तो हमें मिलता है मोलर मास, मोलर मास। फॉर एग्जांपल, और एक एग्जांपल से समझिए, मेरे पास वाटर H2O, क्योंकि एटम नहीं मॉलिक्यूल है तो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। तो इस वाटर का कितना मॉलिक्यूलर मास है, इस वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना है, उसे मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ये बना है 2 हाइड्रोजन एटम्स का और एक ऑक्सीजन एटम का। अब इनका जो इंडिविजुअल मास है वही इसका मास होगा। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, 1U, इसका भी होगा 1U, इसका कितना होता है 16। तो 1 + 16 क्या है, 18U। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18U।
अब इसी वाटर का एक मोल जो होगा, इसी वाटर का एक मोल जो होगा उसका कितना वेट होगा ग्राम्स में, वो होगा 18 g, 18 ग्राम। तो किसी भी सबस्टेंस का जो होता है एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, अगर आप उसको कन्वर्ट करोगे यू को जी में, 18 u के बदले मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास को यूनिफाइड मास के बदले जी में लिखोगे, वहाँ से जो मास निकलेगा वो होगा उसका, उसके एक मोल का मास, इसके वो एक मोल का मास। समझ आ गया? हाँ। नाइट्रोजन जो है ना, N2 का एक मोल जो है ना, उसका वेट कितना होगा, 28 ग्राम। क्यों? क्योंकि N2 का एटॉमिक ये मॉलिक्यूलर मास 28 है। N2 मतलब 2 N का बना है, एक N का 14 होता है एटॉमिक मास, दूसरे का भी 14, तो 28 इसका क्या है, मॉलिक्यूलर मास। इसी मॉलिक्यूलर मास को जब हम ग्राम में लेते हैं तो वो बन जाता है उस सबस्टेंस के एक मोल का मास इन ग्राम्स। समझ आ गया? चलिए छोड़िए इसको। तो यहाँ पर इसकी डिफिनीशन हम लेते हैं। तो मोलर मास किसे कहते हैं? द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सबस्टेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोलर मास। मोलर वॉल्यूम, इट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मोल ऑफ एनी सबस्टेंस, इट इज नोट बाय वीएम, मोलर मास। ठीक, द यूनिट ऑफ मोलर मास इज लीटर्स पर मोल। लीटर, एक मोल की कितने लीटर्स। ठीक, या हम इसको लेते हैं मिलीलीटर पर मोल भी। ठीक, अब यहाँ पर कुछ रिलेशंस पढ़ते हैं जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर सकते हैं, जिनकी एप्लीकेशन न्यूमेरिकल्स में आ सकती है। ठीक है, वो रिलेशंस क्या है कि अगर आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ़ मोल्स, किसी भी चीज़ के आपको नंबर निकालने हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स, कितने मोल्स है इसके। मतलब आपको यहाँ पर समझिए, आपको यहाँ पर दिया गया है कुछ अमाउंट सबस्टेंस, किसी सबस्टेंस का। मान लो मेरे 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 को दिया गया हो यहाँ पर, मान लो 18 ग्राम है मेरे पास वाटर। मुझे बताया गया 18 ग्राम वाटर है मेरे पास। आप बताओ इसके ये कितने मोल्स होते हैं, 18 ग्राम वाटर के कितने मोल्स होते हैं। या किसी भी सबस्टेंस का आपको कुछ अमाउंट दिया गया हो, आपको बताया जाएगा कि आप बताओ वो कितने मोल्स हैं उस सबस्टेंस के। तो नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सबस्टेंस के निकालने के लिए आपके पास कुछ फार्मूलाज होते हैं। वो क्या है, गिवन मास। आप कंसेप्ट से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, जैसे मैंने बताया, आप फार्मूला यूज़ कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सबस्टेंस के कैसे निकलते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ, वो मुझे दिया गया है 18 ग्राम वाटर, तो नंबर ऑफ मोल्स मैं कैसे निकाल सकता हूँ, गिवन मास दिया क्या गया है 18 ग्राम डिवाइड बाय वाटर का मोलर मास, वो क्या है 18, वो भी 18 है, तो वो होता है 1 मोल। और मैंने पहले ही बताया वाटर का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होता है 18 u। 18 u को अगर आप 18 g लिखोगे तो वो क्या होगा, ये 18 g होगा, इसके 1 मोल का वज़न। तो 1 मोल का वज़न जो है, वेट, वो 18 है, वो 18 है ऑलरेडी, वाटर का 1 दिया गया है गिवन। तो इसका मतलब ये। अब यहाँ पर हम कुछ रिलेशंस पढ़ेंगे, कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे जो न्यूमेरिकल्स में यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, वो रिलेशन यहाँ देखिए आप, अगर आपको निकालने हैं, देखिए इफ़ नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स और एटम्स आर गिवन। अगर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, आपको दिया गया है एटम्स कितने हैं, एटम्स दिए गए हैं, पार्टिकल्स दिए गए हैं, मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, और आपको बताया जाएगा कि आप बताओ ये कितने मोल होते हैं। समझ आ गया? एक एग्जांपल समझ, मुझे दिया गया इस कंटेनर में मान लो 1000 एटम्स है किसी चीज़ की, आप बताओ ये 1000 एटम्स जो हैं कितने मोल होते हैं इस सबस्टेंस के। तो उस वक्त आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो, ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो। 1 मोल जो है ना, 1 मोल या मोल निकालने के लिए गिवन नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या एटम्स, जितने एटम्स दिए गए हो या मॉलिक्यूल्स, उसको जब आप डिवाइड करोगे एवोगैड्रो नंबर से 6.022 × 10⁻23 से, तो आपको मिलेगा कितने मोल है। समझ आ गया? कि जितने एटम या मॉलिक्यूल दिए गए हों डिवाइड करो एवोगैड्रो नंबर, तो वहाँ से मिलेंगे वो कितने मोल होते हैं। दूसरा, अगर आपको अब मास दिया गया है, मतलब आपको दिया गया कि एक कंटेनर है,
इसमें मान लो 100 ग्राम है किसी सब्सटेंस के, तो ये 100 ग्राम उस सब्सटेंस के कितने मोल होंगे, या इस 100 ग्राम में कितने मोल होंगे उस सब्सटेंस के। तो उस वक्त अब मास की फार्मूला निकाल अप्लाई करोगे, तो नंबर ऑफ मोल्स मास के हिसाब से कितने होते हैं, गिवन मास इन ग्राम्स, जो आपको दिया गया हो मास ग्राम्स के हिसाब से, उसको डिवाइड करोगे आप एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। उसको क्या करोगे, डिवाइड एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। समझ आ गया। फॉर एग्जांपल मुझे दिया गया है कि एक कंटेनर है, इसमें 36 ग्राम वाटर है। क्या है, 36 ग्राम वाटर। आप मुझे बताइए कितने मोल्स होंगे इसमें वाटर के 36 ग्राम में। तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, गिवन मास जो है 36 डिवाइड बाई एटॉमिक मास या मोलर मास, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास 18 होता है, हमने अभी पढ़ा था। 18 1 ज़ार 18 2 ज़ार, तो ये होते हैं 2 मोल्स। ठीक, इसी तरीके से ये अभी मैंने आपको बताया अभी। तीसरा ये है कि अगर आपको कोई सब्सटेंस दिया गया है लीटर्स के हिसाब से, आपको दिया गया है कि मेरे पास एक सब्सटेंस है, वो मेरे पास जो है मान लो 50 लीटर्स, किसी सब्सटेंस के मेरे पास 50 लीटर्स है, आप बताइए ये कितने मोल होते हैं। तो उस वक्त ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए। गिवन वॉल्यूम कितना है, गिवन कितना आपको वॉल्यूम है, लेकिन वो वॉल्यूम जो दिया गया ना आपका, वो STPP होना चाहिए। मतलब वो जो दिया गया हो वॉल्यूम, वो मेजर किया होना चाहिए उस बंदे ने जिसने आपको ये दिया ना कि वॉल्यूम मेरे पास 50 लीटर है। तो वो जो मेजरमेंट कर रहा है ना 50 लीटर्स, उसका मेजरमेंट तभी माना जाएगा जब इसने वो मेजरमेंट किया होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। समझ आ गया आपको। तो अगर वो इस टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे अगर किसी गैस का वॉल्यूम गिवन है, जैसे मैंने बताया मेरे पास एक गैस है 50 लीटर उसका वॉल्यूम है, और ये वॉल्यूम मैंने मेजर किया था इस टेम्परेचर पे, तो आप उस टाइम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो किस फॉर्मूला से, गिवन वॉल्यूम क्या है डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर्स, क्योंकि एक मोल का 22.4 लीटर होता है वॉल्यूम। तो दिया कितना है वॉल्यूम, 0 डिग्री 1 एटमॉस्फेयर पे डिवाइड बाई 22.4। ये न्यूमेरिकल्स में आपको यूज़ करनी है। ठीक, तो ये फिर इसका हम सेपरेट जो है वीडियो एक देखेंगे जिसमें हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक, तो ये मोल था।